कुराए अर्ज़ को अपनी बका के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा लाहक है तो वो ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती आलूदगी है, जिसके सबब कुराए अर्ज़ के मजमूई माहौलियाती तवाज़ुन पर खौफनाक और तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। यही वजह है कि ज़मीन के मौसम तेज़ी से बदल रहे हैं और इनकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से गैर मुतवक्का तौर पर या तो बहुत ही कम या फिर मामूल से कहीं ज्यादा और बेवक्त बारिशें हो रही हैं। इसके साथ साथ अहले ज़मीन को खौफनाक सैलाबों, खुश्क साली और कहत जैसी कुदरती आफात का सामना भी करना पड़ रहा है, जबकि बढ़ती हुई हिद्दत से ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल कर समंदर में गिर रहे हैं और सतह समंदर में भी इजाफा हो रहा है। यकीनन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन पर मौजूद हर तरह की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। अगर अहले ज़मीन की मौजूदा बेहिसी की रविश और तर्ज ज़िंदगी यूं ही बरकरार रही तो फिर मौजूदा सदी के इख्तिताम तक ज़मीन पर नाकाबिले बर्दाश्त हौलनाक सानहात रोनुमा हो चुके होंगे। सारे एनवायरमेंटल पैरामीटर्स जो हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट को बढ़ा रहे हैं और ग्लोबल एनवायरनमेंट क्योंकि सारा ख़राब हो गया, मैसिव ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो हर मामला इसी की वजह से ख़राब हो रहा है। बढ़ता हुआ ज़मीनी टेम्परेचर जो अल्टीमेटली हमें जला के रख देगा, ग्लोबल वार्मिंग पे कोई स्टॉप नहीं लग सकता। रीज़न ये है कि हमारी मैकेनाइजेशंस, इंस्ट्रूमेंटेशंस, कंपनियां, कारखाने और मशीनें इंक्लूडिंग द व्हीकल्स दुनिया में रोज़ के हिसाब से बल्कि घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है। वो घंटे के हिसाब से बढ़ते हुए कारखाने, मशीनें और बढ़ते के हिसाब से बढ़ते हुए लोग यानी कि पॉपुलेशन, दीज आर मेकिंग, ये लोग चीज़ें जो हैं ये सब मिल के ज़मीन पे मुकम्मल बोझ डाल रही हैं। और वो बोझ दो शक्लों में है। एक तो ज़मीन की मूवमेंट शक्ल में, जो अब ज़मीन की मूवमेंट पे भी पड़ रहा है, मगर इससे पहले वो सिर्फ वार्मिंग की शक्ल में था, जिसमें हमारे पास फूड स्कैर्सिटी हो रही है, पीने की पानी की कमी होती जा रही है, मौसम बदलते जा रहे हैं, मतलब अनप्रेडिक्टेबल मौसम हो गया है कि आपको पता नहीं चलता कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है, अचानक ओले गिरने लगते हैं। उन इलाकों में बारिश हो रही है जहाँ कभी बारिश न हुई, उन इलाकों में बारिश बंद हो गई है और वो डेजर्टिफाई हो गए हैं जहाँ बहुत बारिशें हुआ करती थी। तो ये जितनी भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है जिसकी हम कोई पेशन गोई नहीं कर सकते, वो सारी की सारी मौसम की तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग को टाइम के गुजरने के साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा, राइज इन द ओशनिक लेवल, समंदर की लेवल का बढ़ जाना, मैसिव रेन। इसके अलावा हमने ये देखा कि धूप की तमादत का ज़मीन पे ज़्यादा आना, ओजोन लेयर का डिप्लीट हो जाना या उसका पतला हो जाना दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, और ज़मीन पे एक अर्बन हीट इम्पैक्ट प्रोड्यूस करना जिसके ज़रिए हम लोग एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के एक गुब्बारे के अंदर कैद होकर रह गए और हमारी चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और दूसरे ऑक्साइड ऑफ कार्बन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको मालूम है कि हेवी गैस है और वो ज़मीन से ऊपर जाती है। जो भी चीज़ें हम जलाते हैं तो कंबस्शन के नतीजे में और रेस्पिरेशन के नतीजे में, दो कंबस्शन और रेस्पिरेशन ऑफ द एनिमल, रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट और रेस्पिरेशन ऑफ द व्हीकल। तो इन सब के नतीजे में जो कार्बन ऊपर जा रही है वो भारी होने की वजह से ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, तकरीबन 15-20 किलोमीटर पे जाकर ठहर जाती है एटमॉस्फेयर में और वो वहीं एक लेयर बना लेती है। नतीजा ये है कि वो लेयर हीट को ज़मीन से रिफ्लेक्ट होने से रोक रही है। वो कार्बन की लेयर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो सूरज की रोशनी को आने के मुकम्मल रोक ले, मगर वो कार्बन की लेयर इतनी स्ट्रांग जरूर है कि जब ज़मीन पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होती है तो उसको रोक रही है। नतीजा ये है कि हम लोग फिर ये एक ग्रीन हाउस के अंदर आ गए। इस वक्त आप पूरा यूरोप देखें तो पूरे यूरोप में इस वक्त शदीद गर्मी की लहर है और अनप्रेसिडेंटेड टेम्परेचर। इवन अमेरिका में कैलिफोर्निया में 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिपोर्ट, चंद साल पहले मोन्टेगोरो में 52 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट।
और 45 डिग्री एंड अबव तो हमारे सिंध के शहरों में बड़ा कॉमन है, जैसे दादू है, लाड़काला है, खैरपुर है, ये जो जगह है यहाँ तो ये कॉमन ही फिनोमेना है। तो अब आप देखिए कि पूरी दुनिया का जो क्लाइमेटोलॉजिकल सिस्टम है, पाकिस्तान में अगर फ्लड आ रहे हैं तो अमेरिका में देखिए 52 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा हुआ है, इंग्लैंड में 40 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस हद तक क्लाइमेट चेंज का जो सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है। साउथ एशिया में जो 8 ममालिक हैं, आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि 750 मिलियन ऐसे लोग हैं कि जो मौसमियाती तब्दीली से किसी न किसी अंदाज में मुतासर हो रहे हैं। कि ये सब कुछ किया धरा बहरहाल है तो हज़रत इंसान का ही, और जो कुछ भी आज तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, असल में ये कई 100 सालों की जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, जो नहीं हम देख सके। तरक्की तो इंसान ने बहुत की है, बेतहाशा तरक्की की है, लेकिन उस तरक्की के अब जो मनफी असरात हमारे सामने आ रहे हैं, जिनके ऊपर हमने शुरू में तवज्जो नहीं दी है, वो हमारी आने वाली नस्ल को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर करेंगे। इंसान ने गुज़िश्ता 200 साल में सनती और साइंसी मैदान में बड़े जोर और शोर से तरक्की तो कर ली है, ताहम इसकी जदीद तरीन और साहल पसंद तर्ज जिंदगी और माहौल दुश्मन सरगर्मियों के सबब जमीन की सतह से फिजा में उठती हुई कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में बेपनाह इजाफा हो रहा है, जिसके कुराए अर्ज पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से सिर्फ 0.43% है, वो 1% से भी कम है। इसके अलावा अगर आप दुनिया की डेवलप कंट्रीज को देखें तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो इन डेवलप कंट्रीज से आ रहा है। तो हमारे तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ग्रीन हाउस गैस में, लेकिन पाकिस्तान एक विक्टिम है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और मैं आपको बताऊं कि पहले पाकिस्तान का नंबर क्लाइमेट चेंज हिटलिस्ट कंट्री में 12वां था, फिर 10वां, फिर 8वां, और इस वक्त पाकिस्तान एग्जिस्ट एट 5th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हिटलिस्ट कंट्री। तो हम तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे ग्रीन हाउस इमिशन, लेकिन हम जो दूसरे लोग ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ देयर डेवलपमेंटल एक्टिविटी, उसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो मुतासर हो रहा है। जो कुछ भी मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमारे गिरदो पेश में हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें अपनी आदत और अतवार को बदलना हो, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जमीन हमारी कायनात का वाहिद सयारा है जिसके गिर्द फिजा में एक कुदरती एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो दरअसल जमीन पर जिंदगी का राज है। ज़मीन एक वाहिद दुनिया का सैयारा है, इसके गिर्द एक एटमॉस्फेयर मौजूद है, यानी कि एक गैसेस का हैलो मौजूद है जो किसी भी सैयारे के गिर्द नहीं। इसलिए हम उन सैयारों पे तो जिंदगी हो नहीं सकती। दुनिया के 2 अरब से ज्यादा इंसान पीने के पानी के लिए ग्लेशियर्स और स्नो पैक पर इन्हिसार करते हैं, मगर अब ये ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल रहे हैं और इनका साफ शफाफ पानी समंदरों के नमकीन पानी में गिरकर जाया हो रहा है, जिसकी वजह से समंदर का दर्जे हरारत भी कम हो रहा है, जो आबी हयात की बका के लिए एक खतरे की अलामत है। ये ग्लेशियर बड़ी तेजी के साथ रिट्रीट कर रहे हैं, और इनकी रिट्रीटिंग की जो मेजर वजह है वो ये है कि जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, और राइज होने की वजह से मेल्टिंग हो रही है। ये मैक्सिमम हीट हमारे नुकसान ये कर रही है कि ये ग्लेशियल मेल्टिंग का बायस बन रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जो कहीं ज़्यादा हैं पहले। समंदर का टेम्परेचर रेज हो गया है, जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर स्टेक पे आ गया है कि वो हम लोग अपना आधे से ज़्यादा ग़िज़ाई ज़रूरत समंदर से पूरी करते थे, अब वो ख़त्म हो गई। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो गई क्योंकि ज़मीन में बहुत तेज़ धूप पड़ने लगी है, पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, और पानी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो जानवर जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो जिंदा नहीं है। कि इस ग्लोबल वार्मिंग से जो लगातार ग्लेशियल मेल्टिंग हो रही है, तो एक तो आपने देखा कि बड़े बड़े ग्लेशियर जो हैं वो पानी के बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के तोड़े पानी में आके गिर जाते हैं, वो पानी समंदर का टेम्परेचर कम कर देते हैं। समंदर का टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ फिश की
افزائش ختم ہو جاتی ہے اور جو موجودہ فش ہوتی ہے وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمندر کی زرخیزی بھی ختم کر بیٹھے ہیں۔ سمندر کے اوپر گرمی کی وجہ سے بخارات بنتے ہیں۔ یہ بخارات بادل بن کر بارش برساتے ہیں۔ بادل بھی کئی اقسام کے ہوتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب آج کل بارشوں کے دوران کلاؤڈ برسٹ ہونے کے بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ بارش جو پڑتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کلاؤڈ کے ذریعے ہوتی ہے، اور کلاؤڈس جو ہیں وہ 3-4 قسم کے ہوتے ہیں، نمبس ہوتے ہیں، کیومولس ہوتے ہیں، کیومولو نمبس ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ایک دم سے بہت سے کلاؤڈس کا آ جانا، ان کا لوور لیول پہ ہونا اور ان کا پہاڑیوں سے ٹکرا جانا، عام طور پر یہ 3 ریزن ہوتے ہیں جس میں کلاؤڈ برسٹنگ ہوتی ہے۔ آئدر آف دا ریزنس آر پریزنٹ، ایک کوئی بھی اگر ریزن ہو تو کلاؤڈ برسٹ جاتے ہیں، اور پاکستان میں یہ فنامنا دوسری دفعہ دیکھا گیا ہے۔ جبکہ تیزابی بارش بھی برس رہی ہے۔ جب آپ نے زمین پہ سے کاربن جلائی اور وہ اوپر گئی، آکسائڈس آف نائٹروجن، آکسائڈس آف کاربن اور آکسائڈس آف سلفر کیا کرتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو ان آکسائڈس کو تیزاب میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تیزابی بارش۔ تو اب جو پہلی دوسری بارشیں ہم پہ ہو رہی ہیں یہ تیزابی بارشیں، تیزابی بارشیں، اور تیزابی بارشوں کا نقصان یہ ہے کہ ہم مزید زمین کی فرٹیلٹی ختم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یا سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، SO2 ہے، یہ SO2 کمبائن ہوتی ہے واٹر سے ان دا پریزنس آف سن لائٹ اور بن جاتا ہے سلفورک ایسڈ، مطلب وہ سورے کا تیزاب، وہ گندھک کا تیزاب جو کسی کو ہم تیزاب کو سمجھ کرتے ہیں، وہ اب ہم پہ برس رہا ہے۔ آنے والے چند سال میں پاکستان میں صاف پانی کی شدید قلت پیدا ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ہر سال بارشوں کے بعد دریاؤں سے آنے والے قیمتی پانی کو بے دردی سے ضائع کیا جا رہا ہے، بلکہ شدید سیلابی ریلوں میں قیمتی جانیں اور مال و اسباب بھی بہایا جا رہا ہے اور اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کیا جا رہا ہے۔ ان تمام نقصانات سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے بڑی تعداد میں ڈیموں کی تعمیرات۔ اس وقت بھی دنیا میں جتنا پانی اویلیبل ہے، تو اگر دنیا کی آبادی آپ 7.5 بلین یا کچھ اس کے آس پاس رکھ لیجئے، تو اس وقت بھی جو دنیا میں پانی اویلیبل ہے وہ تقریباً 20 بلین لوگوں کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ 3 سال میں دنیا میں پانی کی شارٹیج ہو جائے۔ شارٹیج تو اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، لیکن جو بنیادی ایشو ہے دیٹ از مس مینجمنٹ آف واٹر ریسورسز۔ پاکستان میں اس وقت جو ضرورت ہے وہ چھوٹے ڈیم اور میڈیم ڈیمز، بڑے ڈیمز کی افادیت اپنی جگہ پہ، اور وہ بھی یقیناً بہت اہم ہے کیونکہ انرجی کا کرائسس ملک میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو ہائیڈل پاور ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ چیپ ہوتی ہے۔ تو بڑے ڈیمز کی افادیت اپنی جگہ پہ، اور یقیناً اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے، لیکن جو فوری طور پہ ہم کام کر سکتے ہیں وہ چھوٹے ڈیمز اور میڈیم سائز کے ڈیم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام صوبوں میں اس کا جال ہونا چاہیے، تو یہ جو پانی ہمارا فلڈ سے ضائع ہوا اس کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں، اور اس کو اسٹور کر کے اس کو فیوچر میں ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں پانی کا مسئلہ بہت سیریس ہوگا پاکستان میں۔ ڈیم آپ بنا لیں گے تو اس سے ظاہر ہے کہ پانی ذخیرہ کرنے کی آپ کی صلاحیت بڑھ جائے گی، جو پانی ضائع ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو نقصانات ہوئے وہ پھر اس طرح سے نہیں ہو پائیں گے، اور یقیناً فیوچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ سمندروں کی لیول لگاتار گلیشیئر سے بڑھ رہی ہے اور دریاؤں سے پانی بھی سمندر میں ہی گر رہا ہے، اچھا پانی ضائع ہو رہا ہے۔ ہمارا جو صاف پانی تھا، دنیا میں صاف پانی صرف 1% ہے اور 99% سمندر۔ صاف پانی ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ ریورز، ویٹ لینڈز، پونڈز، بیکس، فینس اینڈ گلیشیئرز، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں صاف پانی دیتے ہیں۔ خراب پانی یعنی کہ میلا پانی آبویسلی وہ ہمیں سمندر سے ملتا ہے، میلا اس سینس میں کہ وہ سیلائن ہے، اس میں سالٹ زیادہ ہیں، اس کو ہمیں ریورس آسموسس کے ذریعے صاف کرنا ہوتا ہے، جو بہت مہنگا پروسیس ہے۔ میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ سمندروں کی لیول بڑھ رہی ہے تو دنیا میں کم سے کم 350 جزیرے ایسے جو ہیں جو ڈوب چکے ہیں، وہ زمین کی سطح سے غائب ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر
का पानी उनके ऊपर आ गया। इवन पाकिस्तान के कुछ इलाके जैसे ठट्ठा और बदीन के कुछ इलाके हैं वो समंदर बुर्द हो गए, वो गायब हो गए हैं, और कम से कम वो 2.5-3 मील के किलोमीटर के इलाके थे और समंदर लगातार उस तरफ से ऊपर आ। एंटिसिपेटरीली ये सैलिनिटी या ये नमकियात कोटरी ब्रिज तक पहुंच गए हैं। ये सैलिनिटी जो बताते हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ तक का हमने पीने का पानी ज़ाया कर दिया और वहाँ तक कि हमने खेती बाड़ी का पानी ज़ाया कर दिया। जब हम कहते हैं कि सैलिनिटी आ गई तो एक तो ये हिस्सा समंदर बुर्द हो गया जो सिंतास मायदा हुआ था अंडर द ड्यूरेस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वो उससे नुकसान ये हुआ है कि हमने अपनी 3 रिवर्स का पानी जो है जिसमें हमने इंडस, चिनाब और झेलम का पानी अपने पास रखा और सतलुज ब्यास का पानी हमने इंडिया को दे दिया मुकम्मल तौर पे। अच्छा, इंडिया ने न सिर्फ सतलुज ब्यास का पानी ले लिया बल्कि उन्होंने दूसरी रिवर्स पे जो हमारी रिवर्स थी उन रिवर्स भी जो है काफ़ी नुकसान ये पहुँचाया कि उसका जो है पानी पे भी डैम्स बनाने शुरू कर दिए और उस पर भी उन्होंने बंद बांधने शुरू कर दिए। अब उस पर डैम्स बन गए हैं, किशनगढ़ डैम, दूसरे डैम्स काफ़ी बने बाद में। ये सारे जो डैम्स बन गए जल्दी हुआ है पाकिस्तान के पास पानी की आमद कम हो गई है। पाकिस्तान तो शुरू ही से वाटर स्केर्स कंट्री में आता है, पाकिस्तान में वाटर की हमेशा कमी रहती है। अब वाटर की कमी बढ़ती जा रही है, आबादी के प्रोपोर्शन के लिहाज से उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर के नीड्स के लिहाज से हम पानी पूरा नहीं कर सक रहे हैं और जो पानी हमारे यहाँ आ रहा है वो डैम्स न होने की वजह से हम समंदर में फेंक रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी का निशाना समंदर भी बन रहा है, जबकि प्लास्टिक का कचरा भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। समुद्री आलूदगी की वजह से समुद्री हयात खुसूसन मछलियों और झींगों की कई नस्लें ख़त्म हो रही हैं और इनका ग़िज़ाई मयार भी कम हो रहा है, जिससे पाकिस्तान को सेहत और माशी तौर पर बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ कुछ ट्रीटमेंट प्लांट हैं, अब ये अलग बात है कि वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और कितना अमाउंट ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट आई वुड से 70-80% ऑफ द वेस्ट वाटर इज डम्प्ड इन द सी विदाउट एनी ट्रीटमेंट। अब इसमें डोमेस्टिक वेस्ट भी शामिल है और इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी शामिल है। इसमें चूँकि इतने टॉक्सिक पोल्यूटेंट मौजूद हैं कि आप देखिए कि जो हमारा पहले जो हमारे फिशरमैन्स थे वो 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरिया में फिशिंग एक्टिविटी अपनी करते थे, लेकिन अब जो फिशिंग एरिया है वो शोर से, साहिल से दूर होता चला जा रहा है और जो उसकी बुनियादी वजह है वो यही है कि हम अनट्रीटेड वेस्ट वाटर समंदर में डाल दें। हमारे बीच तकरीबन 900 किलोमीटर से ज़्यादा हैं जो स्ट्रेच करते हैं राइट फ्रॉम बिन कासिम अप टू ग्वादर के समंदर का वो इलाका जो 50 किलोमीटर हमारे साइड पे है वो मुकम्मल तौर पे गंदा पानी हो चुका है। वो सीवेज वाटर है, उसमें एक तो वहाँ की लाइफ ख़त्म हो रही है, कराची की एस्थेटिक्स ख़त्म हो गई है, वहाँ बू रहती है, जो लोग मच्छरों के तौर पे काम कर रहे हैं वो बीमार हैं और जो मछलियाँ बीमार हो जाती हैं नतीजा ये कि हम बीमार हो रहे हैं। यहाँ क्या होता है कि दुनिया भर की जो शिप्स आती हैं कराची में बेखुसूस, वो क्या करते हैं कि चिन्ना क्रीक के पास ले जाते हैं और वहाँ धोते हैं। हर साल तकरीबन 0.2 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जो है वो इंडस रिवर के ज़रिए अरेबियन सी के अंदर आता है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास जहाज़ आते हैं जो कि बाहर के मुल्कों से यहाँ पे तिजारत के लिए आते हैं, वो जब यहाँ पे आके हमारे एंकरेज एरिया में रुकते हैं तो वो बहुत सारा वेस्ट होता है जो जिसमें ऑयल वेस्ट इज़ वन ऑफ द वेस्ट जो कि आके यहाँ पे वो गिराते हैं, जिससे हमारी ये जो समुद्री हयात है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। जो हमारी समुद्री हयात है उसको हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, वो हम तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब हम उसको साजगार हालात देंगे। किसी भी साहिली इलाके में मैंग्रोव्स के पौधे वहाँ के कुदरती माहौल को बरकरार रखने और समुद्री हयात की फरावानी में अहम किरदार अदा करते हैं। माहौल दोस्त मैंग्रोव्स के जंगलात समंदर और समुद्री जिंदगी के लिए कुदरत की एक बड़ी नेमत है। तो समुद्री माहौल को बेहतर बनाने के लिए मैंग्रोव्स का भी बहुत अहम रोल है
یہ سمندر کی انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے اور سمندری حیات کی افزائش کے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان ان چند خوش نصیب ممالک میں سے ایک ہے جہاں پہ نیچرل مینگرووز ہیں۔ یہ کراچی کی ساحل پہ بھی موجود ہیں، یہ ہمارے بلوچستان کے ساحل پہ بھی موجود ہیں، اور کراچی سے ہٹ کے جو سندھ کا ساحل ہے وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان نیوی نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نیوی نے جو مینگرووز ہیں ان کو بڑھانے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرتی۔ ہر سال سندھ کے ساحل پہ بھی اور بلوچستان کے ساحل پہ بھی مینگرووز کی کاشت کرتی ہے۔ مینگروو ایکچولی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتے ہیں جو سمندری ہیزرڈز ہوتے ہیں، اور ایک مینگروو کا ٹری، میچور ٹری، تقریباً 60 سال لگتے ہیں اس کو میچور ہونے میں، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کلاڑی ماری اور اس کو کاٹ دیا۔ تو لیکن یہ کہ ہمارا فارسٹ ڈپارٹمنٹ، سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ سی کورلز ایک بہت بڑا فریم ورک ہے سمندر کے اندر، جس میں نہ صرف فش افزائش پاتی ہیں بلکہ وہ بہت ہی ایک ہیلپ فل جنگلات ہوتے ہیں۔ دنیا میں 2 ہی قسم کے بڑے ایسے جنگلات ہیں جو اتنے ہیلپ فل ہوتے ہیں لائف کے لیے۔ ایک ہے ٹراپیکل رین فارسٹ دنیا میں، اور سیکنڈ ہے وہ جو کورل سی کورل۔ تو یہ 2 کورل، ایک جنگلات سمندر کے اندر ہیں اور ایک جنگلات باہر ہے، وہ رین فارسٹ۔ دیز آر دا بریڈنگ گراؤنڈ فار دا فش، کریبس، پرانس ایٹسٹرا۔ مینگرووز پہ ہماری بقا ہے، ہم سونامی کو توڑ سکتے ہیں، جو پریشر کو توڑ سکتے ہیں، طوفان کے پریشر کو توڑ سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہم اس میں بریڈنگ گراؤنڈ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ملٹیپل فائدے ہیں۔ زمین اور اہل زمین کی بقا کے لیے جنگلات لازم و ملزوم ہیں۔ جنگلات ماحول کو صاف ستھرا بناتے ہیں۔ عالمی ماحولیاتی اداروں کے مطابق کسی بھی خطے کے کل رقبے کے 25% رقبے پر جنگلات کا ہونا لازمی ہے۔ جنگلات کی کٹائی دراصل زمین اور اس پر موجود زندگی کو شدید نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ ہمیں جنگلات کی، ہمیں فارسٹ کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے یہ جو ناردرن ایریاز ہیں یہاں پہ بڑا میسو ڈیفارسٹیشن ہو رہا ہے، تو اب آپ جب جنگلات کاٹ دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ جنگلات جو ہیں یہ قدرتی ایک حفاظت کا کام کرتے ہیں اگینسٹ فلڈ، اور پھر یہ سوائل کو انکریج، سوائل کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں۔ تو اب جب آپ ان درختوں کو وہاں سے ریموو کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ نیچر کا تو اپنا ایک سسٹم ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے اسٹینڈرڈ ہیں کہ ہر ملک 25% جنگل اپنے ملک میں مینٹین کرے۔ وی آر فار بیہائنڈ، ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو ہم بہت پیچھے اس وجہ سے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے جو فارسٹس ہیں ان کو لوز کر رہے ہیں، ان کو کاٹ رہے ہیں، ان کو جلا رہے ہیں، ان کو ٹمبر ووڈ کی طرف یوز کر رہے ہیں، ان کو اسمگل آؤٹ کر رہے ہیں، ان کی شپس بنا رہے ہیں، ان سے بلڈنگ بنا رہے ہیں، جبکہ یہاں کوئی زلزلے بھی نہیں آ رہے کہ جاپان میں اگر لکڑی کاٹ دی جائے تو صرف جاپان کی بلڈنگز بنتی ہیں۔ یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم ویسے ہی شہر کانکریٹ کے بناتے ہیں، ناٹ فرام دا ووڈس۔ ایون دین وی آر یوزنگ دا ٹمبر ووڈ فار دس پرپز، اور اسمگلنگ ہوتی ہے اس کی۔ درخت اور پودے زمینی ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ درخت معتدل بارشوں کا بھی سبب بنتے ہیں۔ درخت اور پودے لگانا صرف حکومتوں کا ہی نہیں بلکہ ہر ایک عام شہری کا بھی اولین فرض ہونا چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے یا کسی انوائرمنٹ، پوری ماحول جو ہے وہ ہمارا خراب ہو رہا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، مگر سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ درخت نہ ہونے کی وجہ سے، پلانٹیشن نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، ان تمام چیزوں کے پرابلمز آج کل ہو رہے ہیں اور وہ انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا لان بنایا ہے اپنا، جو ہمارے کچن کے اندر پانی ہوتا ہے اس پانی کو بجائے ضائع کرنے کے اس کو ری سائیکلنگ کرتے ہوئے، ری سائیکلنگ تو خیر نہیں، ہم تو ڈائریکٹلی ڈال رہے ہیں، ادروائز اگر ری سائیکلنگ کریں تو ہم بڑے پیمانے پہ پاکستان کے اندر سے یہ چیز ختم کر سکتے ہیں کہ ہمیں پانی کی مشکلات ہیں۔ پودوں کی یا درختوں کی بہت کمی ہے۔ اگر آپ کبھی بائی ایئر گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کو اوپر سے کہ آپ کو کانکریٹ ہی کانکریٹ نظر آئے گا کراچی پر، اسی لیے اس کے گرمی کے اثرات سب سے زیادہ ہیں۔
पिछले दिनों आपने देखा होगा शदीद गर्मी कराची में हुई है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। इसी तरीके से हर साल ये हीट बढ़ती ही चली जा रही है। मुझे अच्छी तरह याद है अभी पिछले दिनों सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत दुनिया में जो अमेरिकन सेंटर ने दिया, क्लाइमेट सेंटर ने, वो दादू को दिया था एक दिन। तो यानी कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सिंध जो है वो बहुत ज़्यादा इस गर्मी के असरात से शिकार हो रहा है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है, मोटरसाइकिल ख़ास तौर पर चलाना मुश्किल होता है। अक्सर लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो उनके साथ क्या हो रहा है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में है उसको जब प्लांट्स जज्ब कर लेते हैं, खास करके अपने पत्तों के जरिए, तो नतीजा ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल फिजा में बहुत कम हो जाती है। जितने ज़्यादा आप दरख्त लगाएंगे या फॉरेस्ट आपके पास होंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो है उनको एब्जॉर्ब करेंगे। जाहिर है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के अंदर अपना रोल प्ले करती है। अब पाकिस्तान में अगर आप जंगलात की बात करें तो 0.3% से भी कम है, जो कि 10-15%, 20% के करीब होना चाहिए। तो इस वक्त तो मैसिव प्लांटेशन की ज़रूरत है। दर्जा हरारत कम होने के बाइस बनने वाली धुंध, जिसे फॉग भी कहते हैं, फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाला धुआं और फॉग जब आपस में मिलते हैं तो स्मॉग बनाते हैं। स्मॉग एक फिज़ाई आलूदगी है जिससे इंसानी जिंदगी और सेहत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। फॉग का फिनोमेना हम पाकिस्तान में काफ़ी अर्से से देख रहे हैं। बिल्कुल पंजाब में भी हम देखते हैं कि फॉग जो है, बेसिकली फॉग जो है वो इट इज़ कॉम्बिनेशन, वो दो चीज़ों का मजमूआ है, एक स्मोक और दूसरा फॉग। तो उसको मिला के हम कहते हैं स्मॉग, यानी स्मोक भी है, धुआं भी है, और फॉग भी है। फॉग तो बुखारात हैं पानी के, और स्मोक जो है वो धुआं है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी दोनों मिल जाते हैं, हम कहते हैं इसको स्मोक। और जब स्मोक बन जाता है तो वो न फॉग रहता है न स्मोक रहता है। नतीजा ये होता है कि जब धूप निकलती है तो बुखारात डिस्पर्स हो जाते हैं, मगर धुआं वैसे ही रह जाता है। लिहाजा विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। विजिबिलिटी ख़त्म होने के अलावा उससे आज तक फॉग से दुनिया में काफ़ी हज़ारों लोग बच चुके। आपको मालूम है कि लंदन फॉग था, इससे पहले लॉस एंजलिस फॉग हुआ था। लंदन फॉग 1952 में हुआ था, इसके बाद लॉस एंजलिस फॉग हुआ था। इन दोनों फॉग्स में हमने ये देखा कि तकरीबन 5-5 हज़ार उसी वक्त आदमी मर गए, अस्पताल में शिफ्ट हुए, और उसके अलावा भी तकरीबन 50,000 आदमी अफेक्ट हुए। और ये फॉग यूँ लेजर होता है कि इट टर्न फोटो केमिकल मीन्स इस पर एक तो लाइट पड़ती है तो लाइट का इम्पैक्ट होता है, और सेकेंडली इस पर केमिकल से इम्पैक्ट होते हैं हमें। बनने का रीज़न का ये है कि आपके पास फॉग तो नॉर्मली आएगा जहाँ बुखारात होंगे, मगर जब धुआं पैदा करते हैं फसलों के धान जला के, इंडिया से ट्रांसबाउंडरी पॉल्यूशन आती है कि इंडिया के 8 बड़े कारखाने ट्रांसबाउंडरीज कोयल पे चल रहे हैं। उस सारे के सारे जब लाहौर में धुआं आता है तो वो उसमें ट्रैप हो जाता है। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये स्मोक हमारे नेबरिंग कंट्रीज से पाकिस्तान में आ रहा है, और आप देखिए कि एयर पोल्यूशन है नो बाउंड्री। एक जगह पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, लेकिन जो दूसरा इलाका है वो उससे इफेक्ट हो रहा है। तो अब इस स्मोक में जब फॉग शामिल हो जाता है तो स्मोक बना देता है, और आइंदा आने वाले सालों में आप देखते जाएंगे कि ये सिचुएशन जो है ये बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ माहौलियाती मसाइल हल करने के लिए इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर काम करने और हर खास अवाम को आगाही देने की जरूरत है। साफ सुथरा जमीनी, समंदरी और फिजाई माहौल यकीनन जमीन और अहले जमीन की बका और सलामती का जामिन है, और इसके लिए अहले जमीन को अब बेदार होना ही पड़ेगा। मुल्क में इस वक्त एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए। इंडिविजुअल को एक्टिवेट करें। हम हर प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट की तरफ ना देखें, हमें खुद से अपने आप को बचाना है, क्योंकि हमारा फ्यूचर, हमारे आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर जो है वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पाकिस्तान में इससे बड़ा, इससे इम्पोर्टेंट इस वक्त कोई इशू नहीं है अगर आप क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट की बात करें, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान का फ्यूचर डिपेंड करता है।
اس کے لیے آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. باقی مسائل کے لیے آپ کے پاس وقت اویلیبل ہے, وقت دیا بھی جا سکتا ہے. لیکن کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل پولیوشن کنٹرول, اس کے حوالے سے ہمارا وقت ختم ہو گیا. جو کچھ ہمیں پلاننگ کرنی ہے وہ آج سے اور ابھی سے کرنی ہے. پوری دنیا اس وقت خوفناک تباہی کی طرف جا رہی ہے صرف اسی لیے کہ اس کا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے, اور اس تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے جیسے ابھی پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے ہمیں بہت سارے پلانٹ گفٹ کیے, پبلک کو گفٹ کیے, وہ ایک بہت بڑی تحریک تھی, بہت اچھی تحریک تھی. دیکھیں آج وہ 3 سال سے آج وہ چھوٹے چھوٹے پودے درخت بن چکے. ہم لوگ یہاں پر سمندر کنارے ہیں اور سمندر کی سطح ہم سے بلند ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہاں پہ پلانٹیشن کر دی جائے, پورا سمندر ہمارا پڑا ہوا ہے, یہاں پہ گورنمنٹ اور NGOs اور مقامی لوگ بیچ میں شامل ہو کر, جیسے اب دی امیج ایک بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ سارے چل رہے ہیں یہاں پر, کہ ایک دوسرے کو اویئرنیس دینی پڑے گی, ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ یہ کتنا اہم سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر ہمیں کتنا ٹائم دینا ہوگا. اس کے لیے پالیسی ہونی چاہیے. ہمارے پاس ادارے ہیں, بہت زیادہ ادارے ہیں, ایون ہماری مساجد ہیں. آپ مساجد کے اندر بتائیں ان کو کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پودوں سے محبت کرو اور ان کو لگاؤ اور سبز رنگ کے درخت کو مت کاٹنا. ہمیں سب سے پہلے اپنی نیشن کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہماری جو نرسری ہے, جو ہمارے سکولز ہیں, جو ہمارے کالجز ہیں, ہماری یونیورسٹیز ہیں, ان کے جو طلبہ ہیں, ان کے اندر ہم اویئرنیس پروگرام شروع کریں. اور وہ بیچ کلیننگ بھی ہو سکتا ہے, بیچ کلیننگ کے ذریعے بھی ہم ان کے اندر اویئرنیس لا سکتے ہیں. پوسٹرز کے ذریعے بھی مختلف جگہوں پہ جو بینرز ہیں, پوسٹرز ہیں, ان کے ذریعے بھی ہم قوم کے اندر اور اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے اس کے اندر ہم اویئرنیس لا سکتے ہیں. پھر سلیبس کا اس کو پارٹ ہمیں بنانا چاہیے تاکہ ہم جو بچے ہیں ان کو یہ پڑھا سکیں, جو آنے والی نسل ہے اس کو بتا سکیں کہ سمندر کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے, جو کوسٹل بیلٹ ہے اس کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے, اور یہ ہمیں اس کی اچھی انوائرمنٹ یہاں پہ رکھنا اور سمندر کو پولیوشن فری رکھنا کتنا ضروری ہے. کہ گھر میں گھنٹی بجی, بچہ دروازے پہ گیا, واپس آ کے اپنی ماں کو کہتا ہے کہ امی کچرے والا آیا ہے. امی کہتی ہیں بیٹا کچرے والا نہیں آیا, صفائی والا آیا ہے. کچرے والے تو ہم ہیں, کچرا تو ہم پھینکتے ہیں, ہم ڈالتے ہیں, ہم کریٹ کرتے ہیں, وہ تو صفائی کرتا ہے, وہ صفائی والا ہے, ہم کچرے والے ہیں. یہ ہے وہ سوچ جو ہمیں بدلنی ہے. یہی ایک زمین ہے ہمارے پاس, ایک ہی زمین ہے, ایک ہی گھر ہے, دوسرا کوئی گھر نہیں ہے. اسے صاف کرنا ہے ہمیں.